नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीप शिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तो वहीं एशिया का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली सपा और बसपा की सरकारें सिर्फ बयानबाजी करती थी और घोषणाएं करती थी, धरातल पर कोई काम नहीं करती थी। वहीं उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 36 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट से करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा, वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि करीब 2 दशक पहले यूपी की बीजेपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट बनाने का सपना देखा था, लेकिन सपा और बसपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ घोषणाएं की, धरातल पर काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। केंद्र सरकार को भी यूपी के विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हवाई अड्डा क्यों बनवा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी हवाई अड्डा बनवा रही है तो दूसरी तरफ उसको बेच भी रही है। उन्होंने यह ट्वीट करके बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा ही विकास की नई उड़ान दे सकती है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हवाई अड्डा क्यों नहीं बना रही है। एक तरफ हवाई अड्डा बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ बना रहे हैं। ये बात उन्होंने ट्वीट कर कही। सपा ही उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान देगी। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए आईएनएस वेला को अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ये आईएनएस को मिलने वाली दूसरी अहम शक्ति है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आईएनएस वेला को एडमिरल परमवीर सिंह की मौजूदगी में नौसेना के बेड़े में जो है वो शामिल किया गया। अगर खासियत की बात करें तो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। इसमें 30 एंटीशिप मिसाइल, इसके अलावा 18 टॉर्पीडो भी होंगे और कई अन्य उपकरण भी होंगे इसमें, जिसकी वजह से आईएनएस वेला कई ज्यादा अत्याधुनिक और खतरनाक हो जाता है। और यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर के रूप में भी देखा जा रहा है। समुद्र में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत को एक बड़ी ताकत मिल गई है। एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि आईएनएस वेला कई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है और ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में एंटी टारपीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है और इसके अलावा ये पनडुब्बी 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मनों का पता लगा सकती है। भगोड़े घोषित होने के बाद आखिरकार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुंबई पहुंचे और उन्होंने जांच में सहयोग करने का वादा किया। तो वहीं इससे पहले परमवीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा कि परमवीर सिंह को गिरफ्तारी और उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो मुंबई में नहीं है, लेकिन देश छोड़कर नहीं गए हैं। हालांकि परमवीर सिंह अब वापस मुंबई लौटे हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि वसूली केस, जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के खिलाफ कई केस दर्ज है, ये जांच कहां तक पहुंचती है।
महीनों से फरार और जबरन वसूली के कई मामलों के आरोपों का सामना कर रहे परमवीर सिंह मुंबई पहुंचे और उनको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद से वो मुंबई पहुंचे और अब जांच में सहयोग करने का दावा किया गया। बीते दिन खुद परमवीर सिंह ने बयान जारी कर कहा था कि वो देश को छोड़कर नहीं गए हैं, वो चंडीगढ़ में है और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से राहत दी है, जिसके बाद से वो जांच में सहयोग करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। जो विधायक टीएमसी में शामिल हुए हैं उनमें मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा भी शामिल हैं। मुकुल संगमा मेघालय में पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का ठेकरा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर फोड़ा है। अधीर रंजन ने कहा है कि कांग्रेस को तोड़ने की ये साजिश सिर्फ मेघालय में नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में हो रही है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हुए। पूर्व सीएम मुकुल संगमी मेघालय में पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। मेघालय में बिना चुनाव लड़ रही टीएमसी अब मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने पाला बदल लिया। अब ऐसे में विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का ठिकरा चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर पर फोड़ दिया है। अधीर रंजन ने कहा है कि कांग्रेस को तोड़ने की ये साजिश सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में हो रही है। श्रीनगर में 30 से अधिक जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला था कि रामबाग में हुए मुठभेड़ के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो शेयर और तस्वीरों को शेयर कर लोगों को उकसा सकते हैं, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों के मारे जाने के दूसरे दिन गुरुवार को 30 से ज्यादा जगह पर मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। एजेंसीज ने ये कदम उपद्रव को देखते हुए और हिंसा को रोकने के लिए उठाया है। पुलिस को पता चला था कि कुछ असामाजिक तत्व इस मुठभेड़ के बाद से वीडियो प्रचारित कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसे सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए हल्के प्रतिरोध के बाद वापस भेज दिया। अभिनेत्री कंगना रनौत कभी अपने बेबाक अंदाज तो कभी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। एक बार फिर कंगना रनौत अपने बयान की वजह से चर्चा में है। दरअसल सिख समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से कंगना रनौत को दिल्ली असेंबली पैनल ने समन जारी किया है और कंगना रनौत को 6 दिसंबर तक समिति के सामने पेश होना है। आपको बता दें, कंगना रनौत ने कृषि कानूनों के विरोध में बैठे सिख समाज के लोगों की तुलना खालिस्तानियों से की थी। सिख समुदाय के खिलाफ बयान देने के मामले में दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने सामने पेश होने के समन जारी किए हैं। अभिनेत्री कंगना को 6 दिसंबर तक समिति के सामने पेश होने का समय दिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की अगुवाई वाली शांति एवं सद्भाव समिति के समक्ष पेश होना है। बता दें कि कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद कंगना ने सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से की थी। जिला सोनीपत में लगातार पोल्यूशन का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लोगों ने आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन इसका जिम्मेवार है, क्योंकि लगातार जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स का कारण है या फैक्ट्रियों का कारण है, अनेक तरह के कारण जो है आम नागरिक ने बताया लगातार जो है शासन और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नज़दीक जिला सोनीपत में आफत बनी हुई है। जैसे कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, अब पोल्यूशन की मार, कहीं डेंगू की मार, तो लोगों में काफ़ी डर सताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों ने कहा कि अब पोल्यूशन की वजह से भी जीना मुश्किल हो चुका है। चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से बुलाए जाने पर मोहर लगाई गई है।
कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बिजनेस के मुताबिक सेशन फिलहाल 3 दिन का रखा गया है, लेकिन अंतिम फैसला बीएसी की बैठक में किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग में ग्रुप बी की सर्विस के लिए भी रूल पर सहमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सिरसा में थेड़ मोहल्ले के जो लोग हैं उनको पुनर्स्थापित करने के मामले में अभी इस एजेंडे को अगली कैबिनेट के लिए डेफर किया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर मोहर लग चुकी है। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों पर तल्खी देखने को मिलेगी। हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की जा रही है तैयारी। जल्द ही हरियाणा विधानसभा होगी पेपरलेस। यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कांचन गुप्ता ने दी। पंचकुला के सेक्टर 20 में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने आज जानकारी देते हुए बताया कि आगामी बजट सेशन में हरियाणा विधानसभा पेपरलेस विधानसभा के तहत कार्य करेगी और इसको ई विधानसभा बनाने के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आज पंचकुला के बड़नपुर में लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए एक नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। करीब 35 लाख रुपए की लागत से इस ट्यूबवेल का निर्माण होगा, जो 4 महीने में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रमों में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कांचन गुप्ता ने शिरकत की। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वानखेड़े के परिवार पर नवाब मलिक किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की टिप्पणी करना वानखेड़े के परिवार पर आपत्तिजनक है। बता दें कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र में आज फिर अपना दमखम दिखाया। कुरुक्षेत्र के आदर्श थाना का घेराव किया गया। बीते दिनों कुरुक्षेत्र के गांव बारना में बिजली विभाग ने छापेमारी की थी और कुछ ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया था कि वो 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में थाने का घेराव करेंगे। आज घेराव किया गया, भारी पुलिस बल तैनात हुआ और आखिर में किसानों ने दबाव बनाया और पुलिस को झुकना पड़ा। पुलिस ने सहमति बनाते हुए ग्रामीणों पर जो मुकदमे दर्ज थे उनमें गिरफ्तारी पर कहीं न कहीं रोक लगाई। हादसा जो है वो देखने को मिल रहा है जब एक ट्रक अनियंत्रण होकर एक स्कूल में जाता है, जिसकी चपेट में 2 छात्राएं आ जाती हैं। एक छात्रा को गंभीर रूप से चोटें लगी हैं, जिसको तुरंत आनन फानन में साथ लगते होशियारपुर पंजाब में एडमिट करवाया गया। आपको बता दें कि ये यहाँ पर ये नया हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे दर्दनाक हादसे जो हैं वो हो चुके हैं। तीखी उतराई होने के कारण कई बड़े वाहन अपना ट्रक से संतुलन जो है या अनियंत्रित होकर इस प्रकार, क्योंकि बिल्कुल रोड के साथ ये स्कूल लगता है, तो स्कूल के अंदर जो है वो ट्रक पहुँच जाता है। तो ये हादसा अब तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने बयां हो रहा है। जबकि इस पूरे हादसे पर तुरंत प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए हाइड्रा की मदद से जो नीचे दबी हुई छात्रा थी उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। मौके पर एसडीएम पहुंचे और साथ में स्थानीय विधायक राजेश ठाकुर भी पहुंचे। यमुनानगर में हुआ दर्दनाक हादसा। कबाड़ के गोदाम में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। हम आपको बता दें कि देर रात कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें जो है वहां पर एक परिवार के 5 लोग झुलस गए थे, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं उसकी घायल पत्नी को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हम आपको बता दें कि देर रात करीब 2 बजे की ये घटना है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। जब मौके पर पहुंची तो गोदाम में अंदर जाने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि आग बहुत ही भयंकर थी। इसलिए टीम ने आसपास के घरों के पास जाकर गोदाम के पास जो दीवार थी उसको तोड़कर वहां से राहत बचाव कार्य शुरू किया और वहां से जहां 4 शवों को निकाला गया, वहीं 18 अन्य लोगों को भी सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया।
वही घटनास्थल के में जो है इस घटना के बाद यमुनानगर के जिला प्रशासन ने वहां का दौरा किया और यमुनानगर के डीसी ने जहां अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाई जाए ताकि आगामी कार्रवाई हो सके। वहीं जिला प्रशासन का ये कहना है कि रिपोर्ट बनाई जाएगी और हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि मृतक के परिवार की हर संभव मदद की जा सके। वहीं यमुनानगर के एसपी का कहना था कि जैसे ही इस मामले की सूचना मिली थी, पुलिस की टीमों ने फायर ब्रिगेड की टीमों और स्थानीय लोगों के साथ राहत बचाव कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो 4 लोग थे जिनकी मौत हुई उनको वो नहीं बचा सके, लेकिन 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इस मामले में गोदाम पाले की लापरवाही बनती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है और इस लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसकी आगे की रिपोर्ट बनाई जा रही है। उसके रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर टू जामनगर नेशनल हाईवे 6 लाइन के लिए अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर डब्बाली के 9 गांव के किसान पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर आज किसानों की ओर से गांव डब्बाली के जलघर की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। हालांकि पिछले कई घंटों से डब्बाली प्रशासन की ओर से किसानों को समझाने की कोशिशें की जा रही है, मगर किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों का आरोप है कि 6 लाइन की एवज में अधिकृत की गई भूमि के साथ दूसरी भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को अभी तक ट्यूबवेल, मकानों और अन्य जो चीजें इस हाईवे अधिकृत की गई भूमि के अंदर आई है उनका भी मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का आरोप है कि उनके साथ लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से भी धक्का किया जा रहा है, जहां पर आज नाराज किसानों की ओर से पानी की करीब 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और लगातार प्रशासन की ओर से किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि वो जब तक उनकी मांगे लिखित तौर पर उनके सामने नहीं आती तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। अब देखना होगा डब्बाली प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी किसानों को कब तक मनाने में जो कामयाब हो पाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नायाब तरीका निकाला है। स्वास्थ्य विभाग ने 195 टीमें बनाई हैं जो कि घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेगी। उनको वैक्सीन भी घर के अंदर ही लगाई जाएगी, न केवल घरों में बल्कि सरकारी कार्यालयों में और निजी कार्यालयों में भी ये टीम जाकर के वैक्सीन लगाएगी। लोगों ने भी सरकार की इस मुहिम का आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो घर घर टीमें भेजी हैं उन्हें भटकना नहीं पड़ता, ना ही इस हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्हें घर बैठे ही वैक्सीन लग जाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज यहाँ पलवल में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उत्तरी भारत में उपचुनाव में हुई लगातार हार से सरकार ने जो कृषि कानून है उनको वापस लेने का फैसला किया है। वहीं अब सरकार को यूपी चुनाव का भी भय सता रहा था, इसी के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से 700 किसान शहीद हुए, सरकार को उन किसानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए। वहीं जो एमएसपी सहित अन्य किसानों की मांगे हैं उनको भी तुरंत पूरा करना चाहिए। मालखा में नगर पालिका प्रशासन व पुलिस द्वारा अतिक्रमण को लेकर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे सामान रख रखा था। आज नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों का सामान जब्त किया गया, क्योंकि प्रशासन द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी दुकानदार नहीं मान रहे थे। नगर पालिका सचिव का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। वहीं पुलिस ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने भी आज अवैध पार्किंग में खड़े कई वाहनों का चालान किया। उनका कहना था कि जीटी रोड पर वाहनों के खड़ा होने से लोगों को भारी परेशानी होती है और जो लोग अवैध पार्किंग में वाहन खड़ा करते हैं उनके नियमित चालान किए जाएंगे। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।